इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी और बैंकिंग चैप्टर से बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने मनी को डिटेल में डिस्कस किया था, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट अटैच की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। देखिए मनी वाला पार्ट तो हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। बैंकिंग वाला जो पार्ट है इसमें हमको कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में सेपरेट पढ़ना है। तो इस वीडियो से हम पहले से स्टार्ट करते हैं, हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में कमर्शियल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या फंक्शंस होते हैं, सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है, सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेंट्रल बैंक के बारे में। और बैंक्स पैसा कैसे बनाती हैं, ये कमर्शियल बैंक्स के बारे में ये सब दिया गया। तो हम लोग सीरीज वाइज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शंस लेके चलेंगे, या जो कमर्शियल बैंक्स है उससे थोड़ा कनेक्ट करते हैं टॉपिक से, फिर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि कमर्शियल बैंक क्या होती है और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या है। देखिए कमर्शियल यानी कि वर्ड में कॉमर्स आ गया, कॉमर्स आ गया है, यानी कि समझ जाइए ऐसी बैंक्स जो कहीं ना कहीं पैसे से पैसा जनरेट कर रही हैं या वो बिजनेस कर रही हैं, मनी मैनेजमेंट का बोल सकते हो। सो कमर्शियल बैंक्स एक ऐसी बैंक होती हैं जो कि नॉर्मल पीपल को मनी लेंड करती हैं और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे उनको पैसा देना, उनका पैसा सेफ रखना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बैंक ड्राफ्ट प्रोवाइड करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, यानी कि मनी रिलेटेड सारे हेल्प जो है वो बैंक नॉर्मल पीपल को पहुंचाती है। ये होती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बहुत सारी होती है और इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो सारी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करती है, जो होती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी हो गया, ये सारी हमारे एचडीएफसी, जितनी भी बैंक्स हैं जो काम करती हैं लोन प्रोवाइड करने में, वो सारी कमर्शियल बैंक के अंदर आती है। कमर्शियल बैंक के वैसे तो बैंक बहुत सारे काम करती है, तो उनके काम को हमने दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा बैंक का सेकेंडरी फंक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन यानी कि बैंक होती क्या है। देखिए जब भी हम बैंक्स के बारे में सोचते हैं, हम बचपन से सीखे तो हमको इतना दो चीजें समझ में आती है कि बैंक हमारा पैसा अपने पास रखती है, यानी कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और दूसरा अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ये मैं बचपन से सिर्फ ये दो ही चीजें जानती हूँ कि बैंक मेरा पैसा अपने पास सेफ रखती है और बैंक जब तक मुझे जो पैसे की जरूरत होती है बैंक मुझे पैसा देती है, लोन देती है। यानी कि दो प्राइमरी फंक्शन है जिसके नाम से बैंक जानी जाती है। पहला प्राइमरी फंक्शन है कि वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक्स ना जो भी हम पैसा अपना जमा रखते हैं वो एक्सेप्ट करती है, और दूसरा उसका फंक्शन है एडवांसिंग लोन, और दूसरा क्या करती है, लोन देती है। ये प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे ये पता चला कि बैंक के और भी काम होते हैं, जैसे बैंक चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बैंक ड्राफ्ट, कभी कभी वो हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी भी होती है, और बैंक हमको ट्रैवलिंग का चेक भी बना के देती है। ऐसे करके बैंक्स के बहुत सारे अलग भी फंक्शन होते हैं ये दो के अलावा, यानी कि हमको इसमें बैंक्स के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस भी पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कमर्शियल बैंक होती क्या है। एक बार थ्योरेटिकल में आप जो भी पढ़ेंगे उसको याद रखना। क्या दिया हुआ है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि परफॉर्म करता है फंक्शन, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जो भी हम पैसा देते हैं, ये हमको लोन देती है और इन्वेस्टमेंट करती है ताकि प्रॉफिट कर सके, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर या लोगों को लोन दे रही है जिनसे वो और प्रॉफिट अर्न कर पाए। ये बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है। ये कमर्शियल बैंक का हमारा वो है, डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस है प्राइमरी सेकेंडरी। इस वीडियो में सिर्फ हम प्राइमरी फंक्शन देखेंगे। दो ही चीजें जो हम बचपन से जाने, बैंक हमारा पैसा रखती है, हमको पैसा लोन में देती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है, इसमें को रटने की जरूरत नहीं, ये दो चीजें बेसिक अगर आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो ना बैंक के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जैसे बैंक ना जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं जो डेली अर्न कर रही हूँ, जो भी मेरा पैसा है उसको मेरे को एक जगह रखना है, चैनलाइज करना है, तो बैंक कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, अगर आपको एज इट इज नॉर्मल हाउस होल्ड आपको अपना पैसा कहीं पे सेफ रखना है तो उसमें वो सेविंग डिपॉजिट होता है। ठीक है,
सेविंग डिपॉजिट आता है नॉर्मल हम जो पैसा। उसके बाद कोई कोई ऐसा होता है कि जैसे मेरा पैसा है उसको मेरे को लंबे समय तक बैंक में डिपॉजिट करके रखना है। बैंक किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ये बस देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है ना, तो कैसे, अगर आप सेविंग है नॉर्मल, जब मैं चाहूँ तब मैं निकलवा सकती हूँ, मेरे को बस अपना पैसा एक जगह चैनलाइज करके सेफ रखना है, तो सेविंग डिपॉजिट आएगा, उस पर कुछ बैंक कुछ परसेंट इंटरेस्ट देती है। सेकेंड आता है कि मेरे को ना अपना पैसा लंबे समय तक सेफ रखना है, तो इसके लिए आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक हमसे एक तो सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अगर उस पैसे को रख रहे हैं तो वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट भी बैंक एक्सेप्ट करती है। थर्ड होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस में मुझे जब चाहिए पैसा निकालना है, जब चाहे पैसा ज़्यादा भी लेना है, या कंटिन्यूसली बैंक से ट्रांजैक्शन पैसे का लेन देन मेरे अकाउंट से होते रहना चाहिए। प्लस अगर मेरे अकाउंट में कभी पैसा कम हो तो बैंक मुझे अपनी तरफ से कुछ पैसा दे दे, सर्टेन टाइम के बाद मैं बैंक को लौटा दूंगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो जब बैंक करंट अकाउंट यानी कि बिजनेस वाले पर्सन का अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनका अकाउंट को मेंटेन करती है, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो वो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है किसका, अगर आप सेविंग के लिए करें तो सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड टाइम के लिए करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या तो करंट यानी कि जितने भी बिजनेस पर्सन है, ठीक है, बिजनेस जितने भी पर्सन है उनके लिए ये सब एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये था हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फिर आता है एडवांसिंग लोन। बैंक ना लोन भी प्रोवाइड करती है। लोन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है कैश क्रेडिट, या तो डिमांड लोन्स प्रोवाइड करती है, या शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड। सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं, जो हम रियल लाइफ में जानते हैं ना कि बैंक से अगर हमको लोन लेना है तो हमको कुछ ना कुछ कोलैटरल गिरवी रखना पड़ता है, कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तब बैंक हमें लोन लेती है, उसको शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। ये हमारे पर्सनल लोन रहते हैं, इस पे हम बैंक को कुछ सिक्योरिटी यानी कि गोल्ड या घर के पेपर्स या ऐसे कुछ भी चीजें जो गिरवी रखते हैं वो सब शॉर्ट टर्म लोन होता है। फिर एक आता है डिमांड लोन। डिमांड लोन ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गई, बैंक से मैंने 10 लाख रुपए लोन लिए और बैंक ने बोला तुम ले तो जा रहे हो 10 लाख रुपए, लेकिन हम इसको कुछ टाइम के बाद कभी भी आपसे मांग सकते हैं और आपको कुछ टाइम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर बैंक ने मांगा तो उसके कुछ टाइम बाद आपको वो वापस करना है। जैसे आपको सर्टेन, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से 10 लाख का लोन लेके आए और 1 महीने बाद बैंक ने बोला 10 लाख रुपए वापस दो और आपको 3 दिन का टाइम दिया, तो 3 दिन के बाद आपको बैंक को वो सर्टेन टाइम देगा, आपको 10 लाख रुपए लौटाना है। तो डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो बैंक आपको लोन तो देती है लेकिन वो कभी भी आपसे वापस वो पैसा मांग सकती है, उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। refers to those loans which can be recalled demand by bank and बैंक कभी भी उस पैसे को आपसे वापस मांग सकती है। फिर आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी कि छोटे मोटे लोन्स होते हैं जनरली फॉर 1 ईयर, जिसमें आपको छोटा अपने किसी स्टॉक, अपने किसी बॉन्ड को, स्टॉक बॉन्ड जो रहते हैं आपके गवर्नमेंट को गिरवी रखे और गवर्नमेंट को दिए और उसके बदले आपने छोटा मोटा अमाउंट का लोन लिया तो उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। ये ना लोन है गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट उसका जो करेंट एसेट्स हम यूज करें। ठीक है, एमसीक्यू में याद रखना, करेंट एसेट जैसे स्टॉक बॉन्ड, करेंट एसेट यूज करके जो लोन दे रहे हैं उसको हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया, कैसे कैसे किस फॉर्म में करती है, और लोन भी वो किस किस फॉर्म में करती है ये हमने देखा। ये प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। इसको अगर आप अपनी बुक से अब रीड करके रिवाइज करेंगे अच्छे से तो आपको वर्ड्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे स्टेटमेंट बेस्ड आजकल क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप उसको हाईलाइट करोगे कि वो कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, या आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक्स देखते हैं। चलिए तो बैंकिंग चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन देखे थे, इस वीडियो में हम कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी फंक्शन तो पता है कि बैंक के क्या क्या काम होते हैं, वो प्राइमरी फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले सेकेंडरी फंक्शन हमको 4 पढ़ने हैं। जो सेकेंडरी फंक्शन है, जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसे देने और लोन, हमारे पैसे अपने पास सेफ रखना और लोन देने के बजाय भी कमर्शियल बैंक बहुत सारे काम करती है। सबसे पहला उनका जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। सपोज आपके अकाउंट में अभी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है, लेकिन आपको पेमेंट करना है 15,000 रुपीज का। तो अब आप क्या करोगे, आप पेमेंट तो करोगे 15,000 रुपीज का, ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना, ये आप बैंक से लोगे तो आपका अकाउंट बैलेंस
बैलेंस -500 दिखाएगा। यानी कि जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो तो बैंक क्या करती है, सफिशिएंट बैलेंस ना हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि ज्यादा विड्रॉल करने की परमिशन देती है, और कुछ टाइम लिमिट के बाद जैसे जैसे आप डिपॉजिट करोगे ये माइनस हटता जाएगा। बैंक पहले इस 5000 को एडजस्ट करेगी, तब जाके फॉर एग्जांपल मान ले आपने 6000 डिपॉजिट किए बैंक में, तो आपका अकाउंट बैलेंस प्लस में 1000 दिखाएगा, यानी कि आपके पास आपके खुद के 1000 रुपए, जब तक ये 5000 बैलेंस नहीं हो जाता। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये ना सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सेविंग अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। सो ये एक फैसिलिटी है, रिफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच कस्टमर इज अलाउड, यानी कि कस्टमर को अलाउड होता है कि वो ओवर विड्रॉल कर सकता है। ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में होती है, फ्रॉम इट्स करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, कुछ एग्रीड लिमिट तक ही, कुछ उसके अकाउंट बैलेंस या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ लिमिट तक ही वो ज्यादा विड्रॉ कर सकता है। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सपोज आपने ना किसी से सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सामान सेल किया, ठीक है, आपने किसी को सामान सेल किया और आपने जिसको ये सामान सेल किया ना उसने सामान तो ले लिया, लेकिन बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उसने साइन करके दिया कि वो पेमेंट करेगा कब, ये पेमेंट करेगा अक्टूबर में, ठीक है। यानी कि आपने तो उसको सामान दिया लेकिन बदले में उसने आपको एक बिल दे दिया, और वो बिल में लिखा था कि जो भी मैंने 1 लाख का सामान लिया है इसका पेमेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये इसका पेमेंट अक्टूबर में करूंगा, ठीक है। अब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन ये बिल है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या जाओगे, आप जाओगे बैंक के पास, बैंक को ना आप ये बिल दोगे और बैंक देखेगी कि इसकी ड्यू डेट है अक्टूबर में, तो बैंक से आप बोलोगे कि ये बिल आप रखो, इसको मेरे को कैश करके दे दो। 1 लाख का है तो बैंक क्या करेगी, कुछ कमीशन आप काटेगी, जो भी डिसाइड होता है, तो 1 लाख का कुछ कमीशन काट के बैंक आपको उसको कैश करके दे देगी। फिर जब अक्टूबर में ये बिल मैच्योर होगा तो फिर बैंक इसको, जिससे एक्चुअल में ये बिल होल्डर था, जो सेलर था, उससे बैंक ऑटोमेटिकली ये क्या करा लेगी, एक्सचेंज करा लेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आपके पास वो बिल था, आपको पैसे की जरूरत थी, आप सेलर के पास, तो आप जिसको आपने सामान बेचा उसके पास तो जा नहीं सकते, उसने बोला है, प्रॉमिस किया है कि वो अक्टूबर में पे करेगा, तो आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने वो बिल दिया, बैंक ने आपको कैश दिया, कुछ कमीशन काट के, फिर जब ड्यू डेट हुई तो बैंक ने दूसरी पार्टी से उसको कैश को कन्वर्ट करा लिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इट रिफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर बिल कैन गेट डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी, से पहले आप उसको बैंक को, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो, ठीक है। ये था 2 फंक्शन। फिर आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में बैंक्स क्या क्या करती है, एज एन एजेंसी, एज एन इंस्टीट्यूट बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो पहला दिया है कि ये ट्रांसफर ऑफ फंड, जैसे एनईएफटी हो गया, बैंक फंड इधर से उधर ट्रांसफर करती है, चेक फैसिलिटी, ये सब आता है। फिर आता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जो भी पेमेंट है, कलेक्शन है, आपके अकाउंट से रिलेटेड जो फंड्स कटने हैं या कलेक्ट करना है, ये सब बैंक करती है। फिर आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन। देखियो सेंट्रल बैंक का परमिशन से जो हमारी कमर्शियल बैंक्स है, ये भी फॉरेन एक्सचेंज का ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करती है, फॉरेन एक्सचेंज को करेंसी को कन्वर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करती है, जिससे वो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है, ट्रेड है, उसको प्रमोट करती है। तो यह परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर आता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, ये ना प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्राइवेट बॉन्ड खरीदना बेचना, ये कस्टमर के बिहाफ में वो बैंक करती है। फिर आता है इनकम टैक्स। कभी कभी बैंक आपको एज अ कंसल्ट भी करती है कि इनकम टैक्स आपका कितना हो रहा है, क्या इनकम टैक्स आ सकता है, एज अ कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे आप इनकम टैक्स अपना बचा सकते हो। लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस यानी कि ये प्रोवाइड करती है लेटर ऑफ रेफरेंस कि फॉर एग्जांपल सामने वाले के अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो कितना मेंटेन करता है, एज अ रेफरेंस कि अगर किसी को लोन लेना है या कोई उसको उधार दे रहा है तो वो एज अ रेफरेंस उसको प्रोवाइड करती है कि आगे जाके अगर आप इसको लोन दे रहे हो तो ये रेफरेंस है कि इसके अकाउंट का पूरा उसके अकाउंट का एक समरी देती है, रेफरेंस प्रोवाइड करती है कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है
और एज अ रेफरेंस हम आपको पे कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे। फिर आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी का मतलब होता है जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो पहला है कि वो आपको लॉकर फैसिलिटी देती है, जो भी आपको अपना गोल्ड वोल्ड ये सब रखना है वो लॉकर फैसिलिटी देगी। फिर ट्रैवलर चेक इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अलग अलग कंट्री में जाते हैं ना, तो आप कैश कैरी नहीं करके जा सकते, उनकी करेंसी एक्सचेंज नहीं करा के सकते, तो इतना ट्रैवलर में पैसा लेके जाना सेफ नहीं होता। तो बैंक आपको एक चेक में अमाउंट लिख के दे देती है, जहां आप जा रहे हो वहां उसको जाके कैश करा सकते हो, उससे पेमेंट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो चेक घूम भी गया ना ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक लॉस से हम बच जाते हैं कि ट्रैवलिंग करते टाइम पैसा कहीं लॉस ना हो। तो फिर ये ट्रैवलर चेक होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने 11th में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल बैंक ना ऑन द बिहाफ ऑफ, आपके बिहाफ में किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट देती है कि आप इसको उधार दे दीजिए, मैं इसका बैंक हूं और मैं आपको सर्टेन डेट पे ये बैंक पेमेंट कर देगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करती है आपके बिहाफ में कि वो पेमेंट कर देगी बैंक। फिर आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स मार्केट कैसा चल रहा है, ट्रेड ये वो सब कैसा चल रहा है, ये सब मैनेज करके आपको बताती है, स्टैटिस्टिक्स डाटा इशू करती है, ये सारे। तो यानी कि आप अगर आप एक बार बुक रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं। जनरल इंपॉर्टेंस में 4 ही चीजें हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ स्टार्टर, एजेंसी फंक्शन बहुत सारे। एजेंसी फंक्शन यानी बैंक एक्चुअल में काम क्या करती है, इनकम टैक्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स, चेक, ये सब काम करती है। और बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। एक बार जब आप उसको हाईलाइट करके नोट्स बना के रीड कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आपसे एमसीक्यू भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस आपके जो नोट्स हैं अगर आप उसको लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो आपको स्टेटमेंट सॉल्व करने का जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लिखो तो आपको याद रहता है कि आपने क्या लिखा था। तो चलिए इसमें इतना ही हुआ, आगे हम मनी क्रिएशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे बनाती है। चलिए तो बैंकिंग चैप्टर से नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन बैंकिंग चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमर्शियल बैंक्स कैसे या बैंक्स कैसे पैसा जनरेट करती है, मनी कैसे क्रिएट करती है, उस टॉपिक को मनी क्रिएशन बोलते हैं। देखिए मनी क्रिएशन कैसे चलता है, जब भी हम कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, बैंक कुछ सर्टेन % अपने पास रखती है और बाकी पैसा मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देती है। वो सर्टेन पैसा इसलिए रखती है ताकि अगर हम कहीं पे डिमांड करें या हम कहीं विड्रॉल करने जाए तो वो बना रहे। तो उस जो पैसा मार्केट में उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ लोन दिया है, लोन से उनको इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से बैंक पैसा जनरेट करती है। ये था रफ पैच। अब अगर हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज में बुक के हिसाब से जाएं तो आपको मनी क्रिएशन समझने से पहले लीगल रिजर्व रेशो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लीगल रिजर्व। ये लीगल रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, देखिए लीगल रिजर्व रेशो के अंदर 2 रेशो आते हैं। एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। सपोज बैंक को आपने 1000 रुपए बैंक में आपने डिपॉजिट किया, तो आरबीआई ये बोलती है कि आप ना जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ % आप आरबीआई के पास भी डिपॉजिट रखो। तो जो पैसा जो हम, जैसे मान लो मुझे 1000 रुपये मिला है और आरबीआई ने बोला है कि आपको 10% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस डिपॉजिट का रखना है, तो यानी कि इसका जो 100 रुपये है, इसका 100 रुपये आप किसके पास रखोगे, आरबीआई को। तो इनिशियल डिपॉजिट का वो पैसा जब हम आरबीआई के पास डिपॉजिट रखते हैं उसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही 10% स्टैट्यूटरी, एस फॉर स्टैट्यूटरी, एस फॉर सेल्फ, ऐसे करके याद करिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये डिपॉजिट आया तो पूरा 1000 रुपये हम लोन के फॉर्म में मार्केट में नहीं दे सकते सपोज। तो जैसे जिसने डिपॉजिट किया वो वापस अपना कुछ 200-300 वापस भी तो विड्रॉल कर सकता है। तो विड्रॉल करने के लिए बैंक को कुछ पैसा तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा डिपॉजिट का ऐसा पैसा जो बैंक अपने पास रखती है कि अगर मान लो कोई कस्टमर डिमांड करे तो उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी सेल्फ बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो यानी कि 100 रुपये क्या हुआ, 100 रुपये जो भी इनिशियल डिपॉजिट आता है बैंक उसका कुछ पैसा अपने पास रखते हैं कि मान लो कस्टमर ने डिमांड किया तो वापस करो, और उसी इनिशियल डिपॉजिट का कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास रखती है। ऐसा पैसा जो बैंक अपने पास रखती है उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, और ऐसा पैसा जो बैंक उस आरबीआई के पास रखती है उसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है, ठीक है। और दोनों रेशो को मिला ले तो दोनों ही लीगल रिजर्व रेशो कहलाते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ कंबाइन में लीगल रिजर्व, दोनों रेशो को मिला लो तो दोनों लीगल रिजर्व। तो जनरली जब हम लोग टेबल
टेबल पढ़ते हैं ना तो सेपरेट नहीं दिया रहता कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना पैसा आरबीआई के पास रखना है, दोनों सेपरेट नहीं दिया होता, एक साथ बस लीगल रिजर्व रेशो 20% दिया जाता है। मनी क्रिएशन का डेफिनेशन क्या है आप बुक से देख सकते हैं। मनी क्रिएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बैंक जो इनिशियल डिपॉजिट आया है उसको मार्केट में लेंड करके और मनी क्रिएट करते हैं, उसको हम मनी क्रिएशन बोलते हैं, और लोन के फॉर्म में वो पैसा देके उससे इंटरेस्ट चार्ज करके मनी क्रिएट करते हैं। ये मनी क्रिएशन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने आपको लीगल रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बना दिया। अब हम देखते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे जनरेट करते हैं, जो हमारे बुक में एग्जांपल दिया है। मान लो किसी ने 1000 रुपए डिपॉजिट किए और लीगल रिजर्व रेशो 20%, यानी कि 100 रुपए आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में रखना है, 100 रुपए कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में, यानी कि आप 1000 रुपए का कितना पैसा रिजर्व रखोगे। रिजर्व यानी कि जो आप मार्केट में दे नहीं सकते। तो मान लो 1000 रुपए का आपने 200 रुपए रिजर्व करके रखा, 1000 रुपए में 200 जाएगा तो 800 बचेगा। 800 इन द फॉर्म ऑफ आपने लोन दे दिया। और हमारी इकोनॉमी में माना जाता है कि आप किसी को भी लोन दे रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं, वो भी जिसको भी पैसा देगा वो भी सामने वाला कहीं ना कहीं बैंक में ही वो पैसा ला के रखेगा। यानी कि बोला जाता है कि जो भी हम पैसा किसी भी फॉर्म में लोन में दे रहे हैं, किसको भी लोन में दिया, अगर वो अपना कुछ खर्चा भी किया, जहां पे भी खर्चा किया, वो फिर कहीं ना कहीं बैंक में वो डिपॉजिट होगा ही होगा। तो मान लीजिए बैंक को फिर 800 का डिपॉजिट आया। अब ये 800 का डिपॉजिट आया, इसमें 800 का 20% यानी कि 160 रुपए फिर आप एज अ फॉर्म ऑफ, जितने बार डिपॉजिट होगा उतने बार उसका रिजर्व रेशो रखनी है। ऐसा नहीं कि एक बार ही किए, जितने बार बैंक के पास पैसा आ रहा है वो भी तो डिपॉजिट ही है। जितने बार बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, लोग आके पैसा जमा कर रहे हैं, उसका बैंक रिजर्व रख रही है, फिर जो बच रहा है फिर लोन में दे रही है। ये माना जाता है कि कोई भी पैसा लोन में दिया जा रहा है, कहीं ना घूम घुमा के वो बैंक के पास कोई ना कोई डिपॉजिट करेगा। फिर वो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, फिर ये लोन में फिर अब वो उसका कुछ परसेंट रिजर्व रख रही है, जो बच रहा है लोन। ऐसे करके बैंक्स लोन देते जा रही है और लोन से उनको इंटरेस्ट आते जा रहा है, तो एक पैसे से वो और पैसा जनरेट कर जा रही है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन, कि कैसे 1000 रुपए के डिपॉजिट से बैंक ने कितने बार लोन क्रिएट किया और उस लोन से बैंक को कितना इंटरेस्ट आता होगा, और बैंक उसी इंटरेस्ट से मनी क्रिएट करती है, सर्वाइव करती है, प्रॉफिट कमाती है, तभी बैंक एग्जिस्ट कर पाती है। ये टेबल जब तक चलता रहेगा, जब तक इनिशियल डिपॉजिट और कैश रिजर्व रेशो 1000 सेम अमाउंट नहीं हो जाता, तब तक ये टेबल चलता रहेगा। तो इस कंसेप्ट से समझाने का मतलब ये था कि कैसे बैंक मार्केट में पैसा जनरेट करती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, और ये दोनों मिलके लीगल रिजर्व रेशो बनाते हैं। और बैंक को पूरा जो भी इनिशियल डिपॉजिट है पूरा मार्केट में लेंड नहीं कर सकती, कुछ परसेंट एज अ रिजर्व करके रखना पड़ता है। जो उनके पास डिपॉजिट आता है उनका रिजर्व रख के जो बचा है वो मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ लोन देती है। जिसको भी लोन मिला है इकोनॉमी में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक में आकर डिपॉजिट होगा, बैंक फिर से उस पैसे कुछ परसेंट रखती है और फिर मार्केट में लेंड करती है। इस तरीके से हर लेंडिंग से बैंक कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करती है, जिसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके पेज में जितना भी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीड करके नोट्स बना लेना, हाईलाइट कर लेना पॉइंट या तो बुक में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और इसमें मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन पढ़ने के बाद कमर्शियल बैंक का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है हमारा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं हमारे मनी क्रिएशन से रिलेटेड ही है। लास्ट के वीडियो में हमने मनी क्रिएशन पढ़ा था, ये जाना था कि कैसे बैंक्स पैसा क्रिएट करती है, मनी क्रिएशन कैसे होता है, कैसे इनिशियल डिपॉजिट का कितना परसेंट बैंक अपने पास रखती है और बाकी पैसा फिर से लेंड कर देती है ताकि वो पैसा उनको इंटरेस्ट ला के दे। इस तरीके से बैंक मनी क्रिएट करती है। अब बैंक कितना पैसा क्रिएट कर पाती है जो उनके पास डिपॉजिट आया है। मान लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट आया है, उस 1000 रुपए का वो कितना पैसा और उस 1000 रुपए से और कितना पैसा क्रिएट कर लेती है, ये हमको इस कंसेप्ट में पढ़ना है, जिसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर या तो फिर हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इसका कंसेप्ट ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपए हमारे पास क्रेडिट आ रहा है, 1000 रुपए किसी ने हमारे पास बैंक के पास डिपॉजिट किया, तो उस 1000 रुपए से बैंक कितना पैसा मार्केट में देती है और कितना, उसी से ही उस 1000 का कितना परसेंट। और जैसे मान लो बोला जाता है कि मनी मल्टीप्लायर बैंक का ये है कि बैंक 5 गुना ज़्यादा पैसा बना लेती है उस पैसे से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट आ रहा है तो बैंक उस 1000 रुपये में से 5000 रुपये कमा लेती है, यानी कि 5 गुना कमा लेती है।
यही कंसेप्ट हमको समझना है। तो इसके लिए हमको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं LRR। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया है कि LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो किससे मिलके बना होता है? LRR बना होता है आपका SLR और CRR। SLR और CRR। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR का होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और ये कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है? देखिए, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, मान लीजिए बैंक के पास अगर 1000 रुपये डिपॉजिट आ रहा है, तो इस 1000 रुपये में से ना बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ताकि वही पर्सन अगर कुछ अपना पैसा पूरा तो विड्रॉ एक बार में नहीं करेगा, कुछ परसेंट अगर वो विड्रॉ करने आए तो बैंक उसको दे पाए। तो जितना परसेंट बैंक इस डिपॉजिट का अपने पास रखती है एज अ रिजर्व, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मान लीजिए इसका 10% यानी कि 100 रुपये ये अपने पास रख रही है और बाकी पैसा लेंड कर देती है। मान लीजिए ये CRR है। ठीक है, आप ये SLR तो आपको समझ में आ गया कि कितना परसेंट बैंक अपने पास रखती है ताकि वो डिपॉजिट अगर वापस मांगने आए तो। और फिर होता है CRR। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। देखो, जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है ना, उसका कुछ परसेंट बैंक को RBI के पास भी रखना पड़ता है। तो अपने पास तो रखती ही है, इसके साथ साथ कुछ पैसा RBI के पास भी रखती है एज ए रिजर्व। तो RBI के पास जो पैसा रखती है उसको हम लोग CRR बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी रखी 100 रुपये, यानी कि अब जो 100 रुपये यहाँ रखी, 100 रुपये यहाँ रखी, अब 800 रुपये है, ये फिर वो मार्केट में देगी एज अ फॉर्म ऑफ लोन और इसी से ही पैसा कमाएगी। तो यानी कि इन दोनों कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो हेल्प करता है बैंक के पास, बैंक को मदद करता है कि वो कुछ रिजर्व रखे और बाकी पैसा क्या करे, लेंड करे। अब पूरा कंसेप्ट इस लीगल रिजर्व रेशो का ये, मान लीजिए अगर ये रेशो बढ़ जाता है, 100 से मान लो 200 हो जाता है। अभी बैंक 800 रुपये का लोन दे पा रही है, अब अगर इसको मैं 200 कर दूं यानी कि 400, तो अब बैंक कितने का लोन दे पाएगी? 600 रुपये का लोन दे पाएगी। यानी कि लोन देने की वैल्यू है, अगर लोन ही कम दे पा रही है तो पैसा भी कम, इंटरेस्ट भी कम जनरेट कर पाएगी। अगर मान लीजिए ये 200 से 300 हो जाता है, 300 हो गया, यानी कि बैंक 600 रुपये अब रिजर्व रख रही है, बाकी के 400 रुपये लोन दे रही है, यानी कि फिर लोन देने की अमाउंट कम हो गई। मान लीजिए इसको कम कर देते हैं, इसको 50-50 रुपये कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ रिजर्व आपको 50-50 रखना है। यानी कि आप कितना पैसा आप मार्केट में एज अ लोन के फॉर्म में दे सकते हो? आप 900 रुपये एज अ लोन के फॉर्म दे सकते हो। यानी कि अगर आप 900 रुपये दे रहे हो तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाओगे। तो फंडा समझाने का ये है कि अगर लीगल रिजर्व रेशो ज़्यादा रहेगा तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे बैंक कम पैसा कमा पाएगी। अगर लीगल रिजर्व रेशो कम होगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी और ज़्यादा पैसा कमा पाएगी। इसी को ही मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। और मनी मल्टीप्लायर पूरा डिपेंड करता है कितना रेशो है। जितना कम रेशो होगा उतना ज़्यादा पैसा वो बना पाएगी, जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना कम पैसा वो बना पाएगी। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। इसको डिपॉजिट क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। MCQ में कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज़ अ नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट। यानी कि टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट है उसका कितना पैसा हम और बना पा रहे हैं उसको बोलेंगे नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे कमर्शियल बैंक अपना पैसा बनाती है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LR। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लीजिए कि अभी रिसेंट में LR है 0.05, या मान लीजिए अभी 0.5 LR है। ठीक है, 0.5 है। अब 0.5 को हटा रही हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है, पॉइंट हटाओ तो 0 आता है। अब 5 से 10 को अगर आप काटोगे तो आंसर आ रहा है 2। यानी कि अब जितना भी पैसा हुआ है उसका सिर्फ 2 टाइम्स ही बैंक कमा पा रही है। मान लो अगर 1000 रुपये डिपॉजिट है तो उसका 2000, 2 टाइम्स ही बैंक कमा पा रही है। तो ये लीगल रेशो जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, और कितने टाइम्स बैंक पैसा कमा पा रही है वो बताता है। ठीक है, इट सिग्निफाइज एवरी यूनिट ऑफ मनी कैप्ट एज रिजर्व्स बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट ऑफ मनी। मतलब ये तो दूसरा एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे 2 यूनिट कर देते हैं। यानी कि जो भी बैंक रिजर्व रख रही है, रिजर्व रखने के बाद और जो डिपॉजिट है उसका 2 यूनिट्स ऑफ मनी वो क्रिएट कर पा रही है। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल देखा कि उसका 2 यूनिट्स क्रिएट कर पा रही है। देखिए, जितना हायर होगा LLR उतना हमारा जो लोअर होगा मनी मल्टीप्लायर, हम कम पैसा क्रिएट कर पाएंगे। और अगर लेस क्रिएटेड होगा इन द बैंकिंग सिस्टम, मतलब अगर जितना हाई होगा
और अगर लेस मनी मल्टीप्लायर है, लेस LRR है, तो हम ज़्यादा पैसा क्रिएट कर पाएंगे। तो कंसेप्ट यही बोलता है, लीगल रिजर्व रेशो के अंदर ही आपको ये समझा रहा है। आई होप आपको ये मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक समझ में आया होगा कि जितना लीगल रिजर्व रेशो ज़्यादा होगा उतना हम कम पैसा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जितना लीगल रिजर्व कम होगा उतना ज़्यादा पैसा हम क्रिएट कर पाएंगे। तो ये पूरा टॉपिक था। इस टॉपिक को पढ़ के हमारा कमर्शियल बैंक वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब हमको सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए सेंट्रल बैंक के बारे में जानते हैं नेक्स्ट वीडियो।